मित्रों, पंडित लीलाचंद जोशी की इलाहाबाद की यात्रा या कहूँ इलाहाबाद का निवास उनको बहुत फला और वो शहर की अनेक गोष्ठियों में और अनेक संस्थाओं में जाते रहे। उन्हें बुलाया भी जाता था ससम्मान। देखिए, उनके साहित्यकार संसद की कुछ रातों कुछ बातों का जिक्र है, मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। पंडित लीलाचंद जोशी ने बताया कि पांडे जी से घनिष्ठता बढ़ती ही गई और एक प्राण और दो देह का संबंध हो गया। मुझे याद आ रही है साहित्यकार संसद की वी रातें, जब मैं गर्मी के मौसम में पांडे जी के साथ चांदनी रातों में गपशप करता हुआ छत पर सोता था। नींद बहुत देर में आती थी। अक्सर सारी रात जाग जाग कर साहित्य संबंधी गंभीर आवश्यकता तथा अनावश्यक विषयों पर बहस तथा चर्चा करते हुए सूरज निकलने तक समय ऐसा बीतता था कि पता नहीं चलता था। सुबह गंगा स्नान करके एक दूसरे के सामने चंदन से अच्छी तरह चर्चित होकर खड़े होते तो एक दूसरे का मुंह देखते और कोई बात न कहकर अट्टहास करते थे। अगर पांडे जी इलाहाबाद में न होते तो मैं कभी इलाहाबाद छोड़कर हिमालय के शिखर की सैर करने चल दिया होता। परिमल नाम की एक नई संस्था जल्द ही अपने विशेष नए गुणों के कारण विख्यात हो गई। उसमें पांडे जी मुझे खींच कर ले गए। स्वयं पांडे जी ने अपना एक विशेष निबंध, जहाँ तक मुझे याद है, निराला का व्यक्तित्व और उनकी प्रतिभा पढ़ा। परिमल के सभी सदस्य उपस्थित थे जो एक दूसरे के परिचित थे। निबंध पाठ के आरंभ में ही मुझे ज्ञात हो गया था कि निबंध पूरे परिश्रम और सावधानी से लिखा गया है। उन्होंने क्या कहा यह मुझे ठीक से याद नहीं, किंतु उसे सुनकर निश्चित रूप से गंभीर वाद विवाद हुआ। बड़े बड़े गंभीर विचार उसके पक्ष तथा विपक्ष में प्रस्तुत किए गए। सभी वक्ताओं में एक व्यक्ति पर मेरा ध्यान विशेष रूप से गया, जो कवि के व्यक्तित्व से संबंधित गहन विषय पर बहुत ही अच्छे तर्क पेश कर रहा था। उसके पक्ष विपक्ष के तर्कों को ऐसे सुंदर और सुलझे हुए ढंग से पेश कर रहा था कि मैं उत्तरोत्तर अधिकाधिक रूप से प्रभावित होता जा रहा था। विश्वविद्यालय का ये छात्र मानव जीवन से संबंधित एक गंभीर प्रश्न को ऐसे सहज भाव से प्रस्तुत कर रहा था जैसे वह जीवन के उदारतापूर्ण और विकट संकटों के युगों में गुजरता हुआ किसी अज्ञात प्रदेश में से भटकता हुआ इन लोगों की मंडली में आ पहुंचा हो। उस छोटी वय में मानव मन के भीतर के रहस्यों को इस गहन से गहनतर स्तरों पर स्पर्श करना भगवती महामाया के चमत्कार के सिवा कुछ नहीं माना जा सकता। मैं पूर्णतः एक नए मानसिक स्पंदन से आच्छन्न हो रहा था। विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र से ऐसी अंतर्भेदी बातों को सुनने का आदी नहीं रहा। मैं मन में सोच रहा था कि आज की गोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि इस व्यक्ति का भाषण ही है। मैंने सोचा गोष्ठी खत्म होने पर पांडे जी से कहूँगा और उसके नाम से परिचित हो जाऊँगा, पर खेद है कि गोष्ठी समाप्त होने पर भाषण करते छात्रों के मध्य एक दूसरी उच्छिष्ट गोष्ठी चल पड़ी और कुछ झाँझाँव में मैं किसी से पूछ न सका। घर में जरूरी काम था, इसलिए सीधे घर चला आया। दूसरे दिन जब मैं पाठक जी से मिला तब मालूम हुआ कि उन्होंने संगम के लिए 2 सहकारी संपादक अपने मन में चुन लिए हैं। उनमें एक हैं धर्मवीर भारती। मैं उनकी बात बड़ी उत्सुकता से सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि ये धर्मवीर भारती कौन है। मुझे कुछ लग भी रहा था कि भारती वही छात्र न हो जो कल गोष्ठी में भावाच्छन्न किए हुए था। मैंने मन में निश्चय किया कि पाठक जी के चुनाव में धर्म भारती न होंगे तो मैं काम नहीं करूँगा। संगम का प्रकाशन भी मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटना है। कलकत्ता से प्रयाग आ बसने पर मेरी बेरोजगारी ने मुझे एक बार लाचार कर दिया। मेरे हितैषी मित्र चाहते थे कि कहीं न कहीं काम पकड़कर इलाहाबाद में लग जाऊं। सबसे पहले रामचंद्र टंडन, जो उस समय हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्यिक मंत्री थे, ने एक दिन मुझसे व्यक्तिगत बातें की। बात यह थी कि सम्मेलन पत्रिका नाम की जो पत्रिका निकलती है
उसके लिए योग्य संपादक की खोज थी। मैंने उनसे कहा कि मैं उस पत्रिका के संपादक की हैसियत से काम करना चाहूँगा। वो बोले, मुझे दुख है कि वेतन तो बहुत साधारण ही रहेगा, क्योंकि सम्मेलन के पास पैसा ज़्यादा नहीं है। अब तक जो मिलता रहा वही आपको मिलेगा। मैंने पूछा कितना मिलेगा? उन्होंने कहा बस 50 रुपये रहेगा। मैं इन दिनों बिल्कुल दिवालिया हालत में था। मन ही मन मैंने अपने यथार्थवादी रूप को खड़ा किया। सोचा कुछ भी न होने से तो कुछ अच्छा ही होगा। मैंने हाँ कह दिया। सोचा कि आगे का सिरदर्द टंडन जी के सिर पर रहेगा। सम्मेलन से जो पत्रिका निकल रही थी उसमें आदि से अंत तक छोटे या बड़े शोध प्रबंध ही भरे रहते थे। युग युग में नई नई गंभीर और महत्वपूर्ण समस्याएं उभरती चली जा रही थीं, और यहाँ देव, बिहारी, जायसी, भूषण आदि कवियों पर शोध प्रबंध ही लिखकर भरे जा रहे थे। पुरस्कार देने की कोई योजना नहीं थी। किसी से लेख कैसे मांगा जाए, लेख आदि की सहायता की मांग निरर्थक थी। पहले अंक को मैंने नई साहित्यिक समस्याओं को एक एक करके स्पष्ट रूप से विश्लेषित करते हुए भर दिया। साहित्यकारों को संबोधित करते हुए ललकारा कि उभरती समस्याओं पर नया से नया प्रकाश डालें, पर पुरस्कारहीन रेगिस्तान में कौन माथापच्ची करने बैठता। किसी में इस तरह का उत्साह नहीं था। अंत में मैं अपने द्वारा उठाई गई समस्याओं को एक एक करके विश्लेषित करने और सुलझाने का प्रयास करता रहा। कागज़ की कमी के कारण एक अंक में केवल एक ही समस्या पर विचार किया जा सकता था। मन में सोचता ही रहा कि सत्य को कभी छुआ नहीं जा सकता। एक दिन मेरी साहित्यिक धारणाएं अपने आप सबके आगे खुल पड़ेंगी। कुछ समय बाद दफ्तर के अधिकारियों ने तय किया कि इलाचंद जोशी का वेतन बढ़ा देना चाहिए। फलस्वरूप मुझे 50 से 65 मिलने लगा। इस हास्यास्पद बढ़ोतरी से खींचकर मैंने तत्कालीन लीडर प्रेस से छपने वाली हिंदी पत्रिका साप्ताहिक भारत के लिए प्रयत्न किया। लीडर प्रेस के मालिकों के प्रतिनिधि उन दिनों इलाहाबाद में आए थे। वे भारत को अधिकाधिक पुष्ट और समृद्ध करना चाहते थे। किसी ने उनको मेरा नाम सुझाकर कहा कि उन्हें बुलाइए। फलस्वरूप बुलाया गया। वहाँ भी वेतन, महंगाई भत्ता का प्रश्न चल उठा। मेरा वेतन वहाँ 75 रुपये से अधिक नहीं तय हो सका। मैंने चुपचाप साप्ताहिक भारत की देखरेख का दायित्व संभाल लिया। इसी बीच बात यह उठी कि भारत के अलावा एक आधुनिक साहित्यिक पत्रिका क्यों न निकाली जाए। पाठक जी ने उसके लिए मेरी नियुक्ति की बात सोचकर लीडर प्रेस के मालिकों के साहित्य प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने बताया कि नई पत्रिका का नाम संगम होगा। मैं ही उसका संपादन करूंगा। मेरे बाद मेरे सहकारी सहयोगी की बात उठी। मेरा वेतन बढ़ाकर 300 कर दिया गया। संगम का संपादकीय कमरा ऊपर की मंजिल पर एक अच्छे एकांत स्थान में था। वहाँ पूर्व की ओर कुल्कियाँ खिलती थीं। प्रकाश तथा वायु के लिए बहुत अच्छी गुंजाइश थी। मेरे सहकारी 3 व्यक्ति चुने गए। एक तो डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरे ओंकार शरद तथा तीसरे मेरे पुराने घनिष्ठ मित्र सुकवि रमानाथ अवस्थी। भारती वही व्यक्ति थे जिनका भाषण सुनकर परिमल की गोष्ठी में प्रभावित हुआ था। वे मेरे प्रयत्न से नहीं बल्कि अपनी सर्वांगीण योग्यता के कारण संगम में आए। जब वे सहकारी बनकर कुर्सी पर बैठ गए तभी उनसे मेरा परिचय हुआ। शरद जी तथा रामानाथ अवस्थी पहले से ही मेरे घनिष्ठ सहयोगी थे। रह गए भारती जी, 2-3 दिन के भीतर मेरी घनिष्ठता हो गई। हम चारों का एक अच्छा गुट आपसी सद्भाव और साहित्य जगत की नई उठती हुई क्रांति के प्रति पूर्ण निष्ठा से ओतप्रोत था। मेरे भीतर उत्साह की तरंगें प्रति क्षण हिचकोले मारती रहती थीं। मैं कुछ भी नहीं जानता था कि ये तरंगें किस उद्देश्य से उठती हैं और कहाँ जाकर लीन हो जाती हैं, पर वातावरण मुझे कहता था कि ये तरंगें तुम्हारे जीवन के बहुत ही आवश्यक, शुभ, प्रेरणादायक रहेंगी।